हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन के बारे में और उसके लिए हमने पॉलीगॉन मेथड को यूज़ किया और आफ्टर यूजिंग पॉलीगॉन मेथड वी फाइंड द रिजल्टेंट इंटेंसिटी एंड रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट पी डैश। अब इस पी डैश पर हमें जो मैक्सिमा मिलेगा, मिनिमा मिलेगा, वो डिपेंड करता है आपका इस एंगल थीटा के ऊपर। ऑब्वियस सी बात है, थीटा अगर चेंज है तो आपका डेल भी चेंज होगा और अगर डेल चेंज है तो आपका अल्फा भी यहाँ पर चेंज होगा। तो हम यहाँ अल्फा के रेस्पेक्ट में बात करेंगे बिकॉज हमारा जो फार्मूला है वो अल्फा के टर्म्स में है। इस फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि I इजिकल टू I0 और साथ में साइन डेल बाई 2 और डिनोमिनेटर में डेल बाई 2 बिकॉज अल्फा इजिकल टू डेल बाई 2 है हमारे पास और nth के लिए डेल अपॉन में 2n हो जाएगा। बट हम यहाँ n नहीं, अपन दो कंटिन्यूसली हमने बात करी इन दोनों पॉइंट्स के बीच, वो पार्ट डिफरेंस डेल था तो अपन ने इसको इस टर्म में लिखा है। अब हम यहाँ पर जो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ तो सेंट्रल मैक्सिमा को हम यहाँ स्टडी करेंगे कि सेंट्रल मैक्सिमा कब मिलेगा। फिर मिनिमाज की बात करेंगे, फर्स्ट मिनिमा, सेकेंड मिनिमा, और फिर मैक्सिमास की बात करेंगे, फर्स्ट मैक्सिमा, सेकेंडरी मैक्सिमा, और देखेंगे इंटेंसिटी पे क्या इफेक्ट होता है इन चीज़ों का, और एक कर्व की बात करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास हम बात कर रहे हैं सेंट्रल मैक्सिमा की। तो सेंट्रल मैक्सिमा हमें कब मिल रहा है? हम यहाँ से कह रहे हैं कि यदि मैं यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा पे हम जानते हैं मैक्सिमम इंटेंसिटी होती है। तो मैक्सिमम इंटेंसिटी होने के लिए हमारे पास जो साइन आपका अल्फा है और डिनोमिनेटर में जो अल्फा है या वो वैल्यू है, इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए? 1 हो जानी चाहिए। तभी क्या होगा आपका I इजिकल टू I0 होगा और मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा और हम इसी को बोलेंगे सेंट्रल मैक्सिमम। सेंट्रल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि साइन अल्फा अपॉन अल्फा इजिकल टू 0 के लिए यहाँ पर क्या होना चाहिए? यहाँ पर आपका जो है अल्फा इजिकल टू 0 होना चाहिए। भाई जो भी रेज यहाँ से चलेंगी, जो रे यहाँ से चलेंगी, उनके बीच जो आपका पार्ट डिफरेंस इनिशियल और फाइनल वेव के बीच में क्या हो जाना चाहिए? 0 हो जाना चाहिए। और अल्फा के 0 होने से आपका डेल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और डेल के 0 होने से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर? थीटा भी क्या हो जाएगा? वो भी 0 हो जाएगा। जब डेल 0 होगा तो ये तो 0 हो नहीं सकते, सब कांस्टेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा? 0, क्योंकि यही वैल्यू 0 हो सकती है इन सब में और बाकी 0 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब जो रे इस डायरेक्शन में चल रही है, थीटा बराबर 0 की डायरेक्शन में चल रही है और डायरेक्शन में चल करके इस पॉइंट P पर आकर के मिल रही है थीटा बराबर 0 के लिए, तो पॉइंट P पर मुझे एक मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा और उस पॉइंट को बोलेंगे हम सेंट्रल मैक्सिमा। बट यहाँ पर हम देखते हैं जब मैं थीटा बराबर 0 या अल्फा बराबर 0 इसमें पुट करता हूँ तो इसके लिए यहाँ पर क्या बन जाता है? ये बन जाता है साइन अल्फा डिनोमिनेटर में अल्फा, मतलब साइन अल्फा बराबर 0 रखूंगा और साइन अल्फा बराबर 0 का तो 0/0 अनएक्सेप्टेबल वैल्यू आएगी है। और 0/0 की वैल्यू हम जानते हैं ये 1 होती है, तो मैं उसकी लिमिट लेके चलूंगा तो लिमिट ऑफ कितना हो जाएगा आपका? अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा, और अब इसकी वैल्यू लिमिट कैसे निकालेंगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 1 वैल्यू हो जाएगी। ये फार्मूला हम जानते हैं क्योंकि अल्फा बराबर 0 है, थीटा बराबर 0, और जब अल्फा बराबर 0 है तो ऑब्वियस सी बात है साइन अल्फा भी क्या होगा आपका? 0 ही होगा। भाई हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात कर रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए? ये वैल्यू 1 के इक्वल होनी चाहिए, तभी हमारे पास में ये वैल्यू I बराबर I0 होगी और मुझे मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट यहां पर मिलेगा। बट इस पॉइंट को मैक्सिमम होने के लिए होना ये चाहिए कि आपका अल्फा जो है वो क्या हो जाना चाहिए? 0 के इक्वल हो जाना चाहिए। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि कहां पर मिलता है मुझे सेंट्रल मैक्सिमा? हम जानते हैं सेंटर पे मिलता है और सेंटर कंडीशन के लिए थीटा बराबर 0 तो डेल बराबर 0 और डेल बराबर 0 से अल्फा बराबर 0 और अल्फा बराबर 0 होगा तो साइन अल्फा भी क्या होगा आपका? 0 ही होगा। जब इस कंडीशन को हम यहाँ पुट करते हैं तो 0/0 अनएक्सेप्टेबल कंडीशन आती है, तो हम इसकी लिमिट ले लेते हैं, लिमिट ऑफ अल्फा टेंड्स टू 0 साइन अल्फा अपॉन अल्फा की वैल्यू क्या हो जाती है? 1 हो जाती है। तो हम यहाँ से इस कंडीशन को लेकर के रख देते हैं यहाँ, तो साइन अल्फा बराबर अल्फा आपका 1 हो चुका है। तो यहाँ पर जब रखूंगा इसको मैं या इस वैल्यू में रखूंगा इसको मैं फ्रॉम 4, तो फ्रॉम 4 से मुझे क्या मिल जाएगा? I बराबर I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल जाएगा।
और जब इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी तो ऑब्वियस सी बात है यहां भी रखूंगा तो आपका जो R इजिकल टू क्या बन जाएगा, आपका ये बन जाएगा यहां पर R0। मैक्सिमम इंटेंसिटी मुझे, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही मुझे यहां मिल जाएगा। तो इस तरह से हम यहां पर मैक्सिमम इंटेंसिटी फाइंड कर लेते हैं फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। इस पॉइंट पर इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और ये पॉइंट P डैश पर ना होकर के पॉइंट P पर होगा और पॉइंट P पर थीटा बराबर 0 के लिए मुझे सेंट्रल मैक्सिमा यहां पर मिलेगा। सेकंड हम बात करते हैं, तो सेकंड हम बात करते हैं सेकंड जो है मिनिमाज की। पहले तो मिनिमाज क्या होते हैं? मिनिमाज वे पॉइंट होते हैं जहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या होती है, आपकी 0 होती है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी I को 0 होने के लिए, ये तो आपका 0 हो नहीं सकता, ये तो हमारे पास में 0 हो नहीं सकता, ये पॉइंट जो है ये वाला, इसका मतलब साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। बट यहां से अगर फिर से अल्फा भी 0 कर दूंगा और साइन अल्फा भी 0 कर दूंगा तो वापस से 0 अपॉन 0 कंडीशन, यही कंडीशन मुझे वापस से लगानी पड़ी और यही कंडीशन मुझे मिलेगी वापस से। तो इस कंडीशन के लिए मैं ये कहता हूं कि आपका साइन अल्फा तो 0 हो जाना चाहिए मिनिमाज के लिए, बट आपका जो अल्फा है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। मतलब जो पार्ट डिफरेंस है वो 0 नहीं होगा। पार्ट डिफरेंस 0 मतलब डेल भी 0 नहीं होगा, थीटा भी 0 नहीं होगा, बट हम थीटा की वो वैल्यू पुट करेंगे जिसके लिए साइन अल्फा क्या हो जाए, आपका 0 के इक्वल आ जाए। तो ऑब्वियस सी बात है अगर मैं अल्फा बराबर भी 0 रख दूंगा तो क्या होगा आपका यहाँ 0/0, यही कंडीशन मिलने वाली है मुझे फिर से, और ये तो मैं निकाल चुका हूं सेंट्रल मैक्सिमा के लिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि इस वैल्यू को 0 होने के लिए मिनिमास पर इंटेंसिटी 0 होती है, उसको 0 होने के लिए साइन अल्फा अपॉन अल्फा को भी 0 होना चाहिए। और साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 कब होगा, जब आपका साइन अल्फा 0 हो जाए बट अल्फा इज नॉट इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहां से हम इसको सॉल्व करें तो मैं लिख सकता हूं साइन अल्फा इज इक्वल टू, साइन अल्फा इज इक्वल टू, मैं इसको लिख दूं साइन ऑफ प्लस माइनस एम पाई, लिख सकता हूं इसको मैं कि साइन एम इज इक्वल टू क्या होगा आपका यहां पे 1 2 3 डैश 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 होगा, बट एम इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 कंडीशन के लिए तो फिर ये कंडीशन मिल जाएगी मुझे, है ना। तो यहां से क्या होगा कि 0 कंडीशन तो हमने छोड़ दिया है, अल्फा 0 नहीं हो सकता, इसके अलावा अल्फा कोई सी वैल्यू हो सकती है। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं 1 रखूंगा तो साइन पाई आएगा 0, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, सबकी वैल्यू 0, नेगेटिव डायरेक्शन में ये सेम सिचुएशन होगी। तो आपका साइन अल्फा 0 कब होगा, जब साइन अल्फा साइन प्लस माइनस एम पाई के बराबर हो। दीज इंप्लाइज अल्फा बराबर कितना बन जाएगा, प्लस माइनस एम पाई। इसका मतलब कि मुझे पाई पर प्लस माइनस पाई पर प्लस माइनस 2 पाई पर प्लस माइनस 3 पाई पर, इन कंडीशंस में मुझे क्या मिलेगा, सेंट्रल मैक्सिमा के जस्ट आफ्टर जब जब ये पॉइंट्स आएंगे उन पॉइंट्स में मुझे क्या मिलेगा, मिनिमास मिलेगा। ये कंडीशन मुझे देगी फर्स्ट मिनिमा, ये देगी मुझे सेकंड मिनिमा, ये कंडीशन देगी मुझे थर्ड मिनिमा। और प्लस माइनस से मतलब है कि सेंट्रल मैक्सिमा के इस ओर भी और इस ओर भी, मैंने कहा था ये फ्लेयर आउट इधर भी होगा बट हमने उसको स्टडी नहीं किया था यहाँ पर। तो यहाँ पर दोनों साइड में सेंट्रल मैक्सिमा के बोथ साइड मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमास की कंडीशन मिलेगी। और इन कंडीशन में मुझे फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड एंड एंथ रिस्पेक्टिवली सेंट्रल मिनिमाज मिलेंगे। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगेन मैं इसको लिख सकता हूं यहां से, इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहां रख दूं तो फ्रॉम 4 क्या हो जाएगी, फोर्थ इक्वेशन से मैं यहां से इसको लिख दूंगा कि डेल बाई 2 इज इक्वल टू कितना है, प्लस माइनस एम पाई। लिख सकता हूं मैं इसको इस प्रकार से, या इस अल्फा की वैल्यू को मैं यहां लाके पुट कर दूं फ्रॉम 3 से मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख दूं तो कितना है, प्लस माइनस एम पाई है, तो प्लस माइनस एम पाई यहां रख दिया इज इक्वल टू कितना है, पाई अपॉन में लैम्बडा, पाई अपॉन लैम्बडा इंटू ई साइन ऑफ थीटा, ऐसे लिख दूं इसको मैं। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, प्लस माइनस एम लैम्बडा हो जाएगा। तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ई साइन थीटा दैट्स इक्वल टू पाई से तो पाई आपका कैंसिल हो जाएगा और बन जाएगा आपका प्लस माइनस एम लैम्बडा। और ई साइन थीटा क्या था हमारे पास, पार्ट डिफरेंस था इन दोनों वेव्स के बीच में। तो जब जब दोनों वेव्स के बीच पार्ट डिफरेंस कितना हो, लैम्बडा हो, एम की वैल्यू 1, 2 लैम्बडा हो, 3 लैम्बडा हो, डैश 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 हो, तो जब जब पाथ डिफरेंस आपका
ये होगा तो उन कंडीशन से मुझे क्या मिलेगी, मिनिमास की कंडीशन। मतलब यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली वेव और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली वेव के बीच अगर फेज डिफरेंस इतना है, या यहाँ से यहाँ तक पहुँचने वाली वेव और बी पॉइंट से ए पी डैश पॉइंट तक पहुँचने वाली वेव, इनके बीच जब जब पार्ट डिफरेंस लैम्बडा 2 लैम्बडा 3 लैम्बडा होगा तो उन कंडीशन से मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पर मिनिमास की कंडीशन मिलेगी और मुझे यहाँ पर मिनिमास मिलने वाला है। अगेन हम बात करें तो अगेन हम बात कर लेते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा की। तो सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन के लिए हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी मैक्सिमास की बात कर रहा हूं मैं, मैक्सिमास। तो सेकेंडरी मैक्सिमा किस तरह मिलेंगे, तो सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए क्या होना चाहिए, यहां पर सेकेंडरी मैक्सिमा पर जो इंटेंसिटी होगी वो आपके इस सेंट्रल मैक्सिमा के कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी, यहां पर प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोलते हैं इसको, इसके कंपैरिजन में क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। तो इस पॉइंट पर आपकी इंटेंसिटी को मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए हम यहाँ एक कंडीशन लगा दें। क्या कंडीशन लगाए कि आई को इस पॉइंट पी डैश पर मिनिमम या मैक्सिमम होने के लिए डी आई अपॉन डी अल्फा, मतलब जो चेंज होने वाली क्वांटिटी है अल्फा, अल्फा चेंज हो सकता है जो पार्ट डिफरेंस है, तो चेंज होने वाली क्वांटिटी के रेस्पेक्ट में इस आई का जो डिफरेंशिएशन क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए। तो यहां से डी आई अपॉन डी अल्फा क्या बन जाना चाहिए, आपका जीरो हो जाना चाहिए। तो डी आई अपॉन डी अल्फा को यहां से मैं अब जीरो करता हूं और यहां से इसको मैं डिफरेंशिएट कर देता हूं। तो डी बटा डी अल्फा ऑफ किसका, आई का। आई कौन सी है हमारे पास, ये हमारे पास वैल्यू आई है। तो आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आई नॉट और कितना है साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन में अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, जीरो। अरे भाई सेंट्रल मैक्सिमा में मिल गया, मिनिमाज मिल गए। अब पॉइंट पी डैश पर मिनिमा या मैक्सिमा मिलने के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए कि चेंज होने वाली जो आपकी कंपोनेंट है, जो क्वांटिटी है, उसके रेस्पेक्ट में इंटेंसिटी का जिसको हम निकालना चाह रहे हैं उसका जो फर्स्ट डिफरेंशिएशन जीरो हो जाना चाहिए। मैक्सिमा मिनिमा की कंडीशन है। तो मैक्सिमा सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए कंडीशन में लगा रहा हूं इसमें। आई जीरो तो बाहर निकल जाएगा, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो आई जीरो तो आ गया आपका बाहर। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसको मैं उठा के ऊपर ले जा सकता हूं, अल्फा की पावर -2 लिख सकता हूं। उसको डिफरेंशिएट कर दूं मैं तो कितना होगा, ये साइन स्क्वायर अल्फा, ये तो एज इट इज है, और इसका मैं डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या बनेगा, ये बनेगा -2 और डिनोमिनेटर में अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, 3 ही तो होगी। -2 अपॉन में अल्फा की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 3 हो जाएगी, यही होगा भाई। यहाँ से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ मैं और डिफरेंशिएट कर रहा हूँ तो ये तो कंडीशन होगी आपकी, और प्लस साथ में कितना रहेगा, प्लस साथ में देखो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड प्लस का सेकेंड मतलब अल्फा की पावर -2 और डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे इस फर्स्ट के डिफरेंशिएशन को, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये बन जाएगा 2 साइन अल्फा। डिफरेंशिएशन जानते ही हैं आप लोग अच्छे से, और वापस से 2 साइन अल्फा आ गया और साइन अल्फा का फिर से डिफरेंशिएशन, तो क्या बन जाएगा ये कॉस अल्फा, मतलब साइन स्क्वायर अल्फा का डिफरेंशिएशन यही तो होता है, और ये वैल्यू क्या होगी, जीरो के इक्वल होगी सारी की सारी। ये ब्रैकेट मैंने क्लोज कर दिया। यहाँ से जो आपका 2 है वो कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, है ना, और क्या कॉमन निकालता हूँ, साइन अल्फा को कॉमन निकाल लेता हूँ इसमें से, तो ये बनेगा आपका आई नॉट 2 साइन अल्फा, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, साइन अल्फा इसमें भी, साइन अल्फा इसमें भी, कॉमन निकाल लिया मैंने, ठीक है ना। अब मैं इसको सॉल्व करता हूं तो यहां से क्या बनेगा, यहां से बनेगा आपका जो है ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, तो इन द ब्रैकेट आपका बच जाएगा एक तो माइनस का साइन अल्फा, माइनस साइन अल्फा बचा, और डिनोमिनेटर में कितना है, अल्फा क्यूब है बिल्कुल, और प्लस साथ में क्या है, प्लस साथ में इसको मैं यहां सॉल्व कर देता हूं क्योंकि ये कंडीशन हमें मिल गई मैक्सिमा की, ये हम देख चुके हैं, है ना। या फिर इसको यहां साफ कर देता हूं मैं ये, और यहां पर इस कंडीशन को मैं लिख देता हूं कितना, ये होगा आपका यहां से तो आई नॉट इंटू 2 साइन अल्फा। एक काम और करूं इसमें भाई, आप जब इस अल्फा स्क्वायर को नीचे ले जाओगे तो ये 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर बनेगा, अल्फा की पावर -2 नीचे, तो नीचे से अल्फा स्क्वायर भी कॉमन निकाल लूँ मैं, तो अल्फा स्क्वायर मैंने क्या कर दिया, कॉमन निकाल लिया। क्या बचा हमारे पास में, तो ये बच गया हमारे भैया, अल्फा क्यूब भी कॉमन निकाल लो, चलो
अल्फा क्यूब ही कॉमन निकाल लिया। इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस टर्म को अल्फा से मल्टीप्लाई करूंगा और अल्फा से डिवाइड करूंगा। तो जैसे अल्फा क्यूब, ऊपर एक अल्फा बच जाएगा, तो ये बन जाएगा इन द ब्रैकेट, ये वैल्यू बन जाएगी मेरे पास में कितना, ये बन जाएगा साइन अल्फा, बाकी 2 साइन अल्फा अपॉन में अल्फा क्यूब, 2 साइन अल्फा अपॉन में अल्फा क्यूब कॉमन निकाल लिया, और प्लस का, और ये कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा, ये नेगेटिव वैल्यू होगी, नेगेटिव है, और प्लस का कितना है 2 अल्फा कॉस अल्फा, यही कंडीशन तो बनेगी, और दैट्स इज इक्वल टू क्या होगा आपका 0 होगा। ये अल्फा से मल्टीप्लाई किया, अल्फा डिवाइड किया, अल्फा क्यूब कॉमन निकाल दिया। अब आई नॉट आपका 0 के इक्वल हो नहीं सकता, इन तीनों का मल्टीपल 0 है, आई नॉट मैक्सिमम इंटेंसिटी 0 हो नहीं सकते, हम कह नहीं सकते ऐसे ही। साइन अल्फा अपॉन अल्फा क्यूब ये भी 0 नहीं है, क्योंकि साइन अल्फा अपॉन अल्फा 0 के लिए ये कंडीशन हमने निकाली थी। तो ऑब्वियस सी बात है 2 अल्फा कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये होगा आपका 0 के इक्वल। तो यहां से बन जाएगा 2 अल्फा कॉस अल्फा इज इक्वल टू साइन अल्फा, है ना, और 2 भी मैं बाहर कॉमन निकाल चुका हूं ना यहां से, तो 2 भी कॉमन निकल चुका है, तो अल्फा कॉस अल्फा बचेगा भाई, 2 इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, ये भी बाहर आ चुका है, ये भी, ये 0 हो नहीं सकता, तो ये अल्फा कॉस अल्फा और माइनस साइन अल्फा ये 0 के बराबर होगा। तो यहां से बन जाएगा, अल्फा को नीचे ले जाऊंगा तो अल्फा बराबर कितना बन जाएगा, tan अल्फा हो जाएगा। ये कंडीशन मेरे पास में आकर इक्वेशन नंबर जो है यहां से मुझे मिल गई tan इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है, क्योंकि यहां पर अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा है, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, यहां पर हम, या आप नेक्स्ट क्लास में भी करोगे जब आप क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ोगे तो वहां पर भी हमें कुछ इस तरह का काम करना होगा जब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो यहां से मैं इसको लिख दूं वाई इज इक्वल टू अल्फा, और दोनों को किसी क्वांटिटी के इक्वल बना लिया मैंने, और y इज इक्वल टू tan अल्फा, ये मैं इसको लिख दूं, मतलब अल्फा इज इक्वल टू tan, मतलब y भी अल्फा के इक्वल है और y भी tan अल्फा के इक्वल है। ये इक्वेशन नंबर 11 और ये इक्वेशन नंबर 12, ये 2 इक्वेशन मेरे पास और मिल गई। यहां से मैं इस कंडीशन को लिख देता हूं फॉर मैक्सिमा मिनिमा सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए। तो इस कंडीशन को मैं यहां इसको साफ कर देता हूं अब, और इसको साफ करके यहां पर मैं कंडीशन लिख देता हूं। कौन सी कंडीशन, मैक्सिमाई कंडीशन क्या है, तो मैक्सिमाई कंडीशन मैंने निकाली है अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम पाई, और जो पार्ट डिफरेंस मैंने निकाला है यहाँ से, फेज डिफरेंस निकाल दिया और पार्ट डिफरेंस निकाला है, वो निकाला है ई साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एम लैम्बडा। ये किसके लिए निकाला है मैंने, सेकेंडरी, सॉरी मिनिमास के लिए निकाला है मैंने। किसके लिए निकाला है, मिनिमास के लिए निकाला है मैंने इसको, ठीक है। अब मैं इस कंडीशन को यहां से y इज इक्वल टू tan अल्फा, तो y इज इक्वल टू अल्फा निकाल लिया मैंने, और y इज इक्वल टू निकाल लिया मैंने यहां पर tan अल्फा, दोनों को एक कंप्लीट अलग अलग क्वांटिटी के बराबर बोल दिया। अब हम y बराबर अल्फा और y बराबर tan अल्फा के बीच कर्व खींचेंगे, और इस y इज इक्वल टू अल्फा और tan अल्फा का इंटरसेक्शन कहां पर है, उस इंटरसेक्शन को हम फाइंड करेंगे, और जहां पर इंटरसेक्शन होगा वो अल्फा इज इक्वल टू tan अल्फा के इक्वल होगा, और वहां पर मुझे कंडीशन मिलेगी किसके लिए, सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये इक्वल आ रहा है, हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट कर दिया, इसके और इसके बीच कर्व खींच दिया, जहां पर दोनों इंटरसेक्शन करेंगे वहां पर दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे, और वहां पर मुझे मिल जाएगा क्या, सेकेंडरी मैक्सिमा। क्योंकि सेकेंडरी मैक्सिमा की कंडीशन ही तो ये आई है आपकी। तो हम इसको ग्राफिकल मेथड से इसको हम सॉल्व करते हैं, और कोई मेथड नहीं है इसको सॉल्व करने की, तो हम ग्राफिकल मेथड लेते हैं और ग्राफिकल मेथड से क्या करते हैं, इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो देखिए जरा मैं इसका कर्व खींच रहा हूँ, इसका कर्व मैं खींचता हूँ, तो यहाँ से मैंने ले लिया आपका ये जो कंडीशन है, ये मैंने कर्व खींचना चाह रहा हूँ ये, और यहाँ से ये मैं कर्व खींच रहा हूँ इन दोनों के बीच में, ठीक है। और यहां पर मैं कुछ लाइंस ड्रॉ कर देता हूं, यहां पर ये लाइंस में ड्रॉ कर रहा हूं इसके ऊपर। देखिए y बराबर, ये क्या है आपका, यहां पर तो इस एक्सिस पे तो आपका ये y है ना, y इज इक्वल टू क्या है आपका, अल्फा है, ठीक है ना। तो ये y और ये आप ले रहे हैं अल्फा, ध्यान देना, y इज इक्वल टू अल्फा और tan अल्फा इधर ही रहेगा, और अल्फा मतलब हम दोनों में कर रहे हैं ना, एक तो y इज इक्वल टू अल्फा है, y और अल्फा के बीच में, दूसरा y और tan अल्फा के बीच में, tan अल्फा अल्फा एक ही बात है, तो अपन यहाँ इसको कर्व खींचते हैं। ये आपकी 0 की कंडीशन है, अल्फा बराबर 0। यहाँ से मैं इसको ड्रॉ करता हूँ, तो यहाँ से मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ कुछ ऐसे, ये दूसरा कर्व में खींचता हूं यहां पर ऐसे,
ये मैं तीसरी लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं कुछ ऐसे, और ये चौथी लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं कुछ ऐसे। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक इसको कर दिया मैंने। इसी प्रकार से यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ करता हूँ मैं। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं यहाँ से, ये पहली लाइन, ये सेकेंड, दिस बिकम टू थर्ड एंड सो ऑन। ये चीज़ शो करेगी माइनस, ये प्लस, मतलब यहाँ पर जो वैल्यू है ना आपकी, यहाँ पर वैल्यू क्या है, तो यहाँ पर मैं वैल्यूज़ लिख देता हूँ इसकी। यहाँ पर जो वैल्यू रहेगी आपकी 0, ये 0 कंडीशन है, 0 10 0, ये है आपका 10 π/2, ये होगा 3 π/2, ये कंडीशन होगी क्या आपकी, ये होगी आपकी यहाँ से 5 π/2 एंड दिस बिकम्स टू 7 π/2। यही होगा ये वाला पॉइंट। यहां पर क्या बनेगा, ये बनेगा आपका -π/2, है ना, ये माइनस का 3 π/2, ये माइनस का 5 π/2 और आगे की तरफ रहेगा माइनस का 7 π/2। यहां पर अब मैं कर्व खींचता हूं तो ये ऑब्वियस बात, इसके बीच का पॉइंट क्या रहेगा, ये रहेगा आपका π/4 होगा। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या रहेगा आपका, पाई होगा। π/2 3 π/2 के बीच पाई होता है, 3 π/2 और 5 π/2 के बीच क्या हो जाएगा आपका, ये 2π बन जाएगा। 5 π/2 7 π/2 के बीच कितना बन जाएगा, 3π बन जाएगा। दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो, है ना, क्लियर है। तो यहाँ से 5 π/2 - 7 π/2 इन दोनों का मीन निकालना पड़ेगा, मीन निकाल के इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमने निकाला, और ये पाई 2π, इस तरह से हमने कंडीशंस निकाल दी इसकी, ठीक है। π/2 और पाई और 2π के बीच 3π/2 होता है, जानते हैं, और π/2 3π/2 के बीच पाई होता है। इसी प्रकार से ये कंडीशन क्या होगी आपकी, ये बन जाएगी π/4 माइनस का, ये वाला जो पॉइंट होगा ये बन जाएगा माइनस का 3π/4, सॉरी माइनस का पाई, ठीक है, माइनस का पाई। ये पॉइंट रहेगा आपका माइनस का 2π, और इसी प्रकार आगे। अब हम यहां पर कर्व ड्रॉ करते हैं इसके लिए। तो सबसे पहले मैं y बराबर अल्फा जो है ये कर्व खींचता हूं। तो y बराबर अल्फा क्या, ये आपको y = mx + c के टाइप का नहीं दिख रहा है, जहां पर ये इसका अंतःखंड कहलाता है, और ये क्या है आपका, यहाँ पर 0 है अभी, क्योंकि इसमें मौजूद नहीं है। x की जगह क्या है आपका, अल्फा है, वो अल्फा x एक्सिस, और m बराबर कितना, स्लोप 1 है इसका। तो एक लाइन यहाँ से ड्रॉ होगी, और लाइन ड्रॉ होकर के कुछ ऐसे होकर के यहाँ से ये ऐसे निकलेगी, ठीक है। ऐसे थोड़ा सा इसको स्लोप डाल देता हूँ इसमें मैं, ताकि सब जगह से कट के निकले। ये थोड़ा साफ करके इसको, ये देखो, ये लाइन कुछ ऐसे होगी, ऐसे, और पीछे की तरफ ऐसे लाइन होगी, और ये लाइन किसकी है आपकी, y = अल्फा की लाइन। तो y = अल्फा का कर्व ऐसा आएगा। अब हम y बराबर tan अल्फा का कर्व खींचते हैं। तो हम जानते हैं जब tan 0 होता है, तो tan 0 की वैल्यू 0 होती है, तो y बराबर भी कितना होगा, 0। तो ये पॉइंट यहीं पर ही आएगा। जैसे ही मैं अल्फा की जगह π/4 रखूंगा, तो tan π/4 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1। तो ये कर्व आपका कुछ यहाँ से चलेगा, ऐसे ऊपर की तरफ चलेगा, ऐसे यहाँ से क्रॉस नहीं करेगा, बस यहाँ से चल रहा है इसके साथ साथ। और जैसे ही हम π/4 से आगे बढ़ गए, तो जैसे हम π/2 की तरफ जाएंगे, तो tan π/2 की वैल्यू क्या होती है आपकी, इन्फिनिटी होती है। तो ये कर्व जाएगा, और जाते जाते ये इस एक्सिस के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। इसका पैरेलल होने का मतलब यही है कि, मतलब बिल्कुल इस एक्सिस के ऊपर आकर के, मैं थोड़ा सा साइड में शो कर रहा हूँ समझाने के लिए। इस एक्सिस पर पहुंचते पहुंचते इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, जो है 0 हो जाएगी, सॉरी इन्फिनिटी हो जाएगी। और y = tan अल्फा का मतलब है कि इसके पैरेलल लाइन इन्फिनिटी तक चली जाएगी। अगर मैं यहाँ से फिर से बात करूँ, तो यहाँ से मैं π/2 की वैल्यू कितनी है आपकी, इन्फिनिटी थी, तो यहाँ से एक लाइन आएगी π/2 बराबर इन्फिनिटी से, ऐसे इसके साथ साथ, है ना, साथ साथ मतलब इसके ऊपर ही है, लेकिन समझाने के साथ साथ शो कर रहा हूँ। और जैसे ही हम यहाँ से आएंगे और हम बढ़ेंगे पाई की तरफ, तो ये tan पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो ये वैल्यू यहाँ से आकर के ये यहाँ ड्रॉ हो जाएगी। इस पॉइंट पर tan पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो tan पाई मतलब 0, और y = भी क्या हो जाएगा, 0। तो y = 0 हो चुका है। जैसे मैं 3 π/2 की तरफ बढ़ूंगा, तो ये वैल्यू फिर से यहाँ से ऐसे ड्रॉ होगी, और 3 π/2 तक पहुँचते पहुँचते ये वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से ऐसे होकर के ये वैल्यू आपकी इस एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, और ये कर्व मुझे यहाँ से मिल जाएगा। इसको फिर से खींच देता हूँ मैं,
सीधा सीधा बिल्कुल ये ऐसा करवाएगा और यहाँ से इसको क्रॉस करता हुआ इस एक्सिस के ये पैरेलल हो जाएगा, ऐसा पैरेलल निकल जाएगा, ऐसे आपके हो जाएगा। और इसी प्रकार से अगर आगे बात करूँ मैं 3π/2 की बात करूँ, 3π/2 पर वैल्यू इन्फिनिटी हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि 3π/2 के अगर वैल्यू की बात करूँ 3π/2 से एक लाइन ड्रॉ होकर के आएगी, ऐसे इसके पैरेलल चल के आएगी। जैसे ही हम 3π/2 से 5π/2 मतलब 2π की तरफ बढ़ेंगे तो ये वैल्यू कहाँ चली जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, क्योंकि tan 2π की वैल्यू फिर से 0 हो जाती है। और जैसे ही मैं इसको आगे बढ़ूंगा तो आगे बढ़ने पर 5π/2 की ओर बढ़ूंगा तो ये वैल्यू 0 से थोड़ा सा आगे बढ़ेगी और बढ़ करके क्या हो जाएगी आपकी, इस लाइन के पैरेलल होकर के इन्फिनिटी पे चली जाएगी। ठीक है, सेम वर्क यहाँ पर भी होगा, इन्फिनिटी से एक लाइन आएगी ये ऐसे, और जैसे अपन 3π पहुंचेंगे 3π पे tan 3π की वैल्यू 0 हो जाती है तो y इक्वल टू भी 0 हो जाएगा। और जैसे मैं 3π से आगे बढ़ूंगा तो वैल्यू फिर से थोड़ी सी इंक्रीज होगी और इंक्रीज होने के बाद में ये 7π/2 तक पहुंचते पहुंचते ये इसके पैरेलल होकर के इसके ऊपर आ जाएगी और ऊपर आकर के ये यहाँ पर आकर के हो जाएगी। सेम चीज़ मुझे यहाँ पर भी मिलेगी। यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि 0 है और -π/2 पे वैल्यू कितनी है इसकी, इतनी है, तो यहाँ से वही कर्व मुझे मिलेगा कि यहाँ से एक लाइन आएगी, ये y एक्सिस के पैरेलल होगी और जैसे अपन tan की वैल्यू को माइनस रखेंगे तो ये माइनस डायरेक्शन में बढ़ेगी, यहाँ से इंटरसेक्ट करेगी और फिर वापस से π/2 तक पहुँचते -π/2 पहुँचते पहुँचते इन्फिनिटी हो जाएगी। -π/2 से एक लाइन ड्रॉ होकर के आएगी इन्फिनिटी y इक्वल टू, क्योंकि tan -π/2 वापस से वो y इन्फिनिटी ही होगा तो वहाँ से चल के आएगी और चल करके होते हुए यहाँ से जैसे अपन वैल्यू यहाँ पर -π करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी और जैसे -π से आगे बढ़ेंगे तो ये वैल्यू फिर से यहाँ से होकर के ये इन्फिनिटी की ओर बढ़ जाएगी और इसके पैरेलल हो जाएगी। सेम वर्क यहाँ भी होगा, एक लाइन आएगी ड्रॉ होकर के और जैसे अपन आएंगे कहाँ पर, इस 2π तक पहुँचेंगे तो लाइन यहाँ तक आएगी और फिर जैसे -π/2 तक पहुँचते पहुँचते वापस से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका। तो इस तरह से मुझे कर्व मिल रहा है, ये tan अल्फा का कर्व है। अब हम देखते हैं कि इस जगह तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, इस जगह तो इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है क्योंकि एक कर्व ऐसा है और इसके पैरेलल साथ साथ लाइन चली तो इंटरसेक्शन एक जगह मतलब 0 पॉइंट पे इंटरसेक्शन मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ होकर आएगी और ये लाइन ऐसे ड्रॉ होकर के ये जो आपकी π/2 है ना, ये वैल्यू 0 वैल्यू है तो 0 पे होकर के ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, ऐसे आकर के इसमें मिल जाएगी। ठीक है ना, तो ये आ रही लाइन, ये तो लाइन आ रही है, देखो ये। तो यहाँ पर पहला जो इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा वो पहला इंटरसेक्शन कहाँ मिलेगा, तो पहला इंटरसेक्शन मुझे मिलेगा अल्फा बराबर 0 पर। तो पहला इंटरसेक्शन मिला मुझे अल्फा बराबर 0 के ऊपर। भाई ऑब्वियस सी बात है ये लाइन भी आएगी ऐसे होती होती, चाहे आप इस लाइन को ड्रॉ मत करो। जैसे आप इस तरफ बढ़ोगे तो इस तरफ बढ़ते, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इसको आगे तरफ बढ़ाते, जैसे आप आगे बढ़ोगे तो आगे बढ़ते ही क्या होगा, यहाँ से क्रॉस करेगी इसको आकर के ऐसे, और क्रॉस करने के बाद जैसे आप बढ़ोगे आगे तो -π/4 की वैल्यू मैक्सिमम और ये आकर के इसके साथ में क्या हो जाएगी, मर्ज हो जाएगी। तो यहाँ पर पहला इंटरसेक्शन हमें मिलेगा, है ना, पहला इंटरसेक्शन क्या मिलेगा मुझे, अल्फा बराबर 0 के ऊपर। दूसरा इंटरसेक्शन कहाँ मिल रहा है, π/2 पे तो कोई इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है, देखो जरा ये पैरेलल हो गई। इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, y बराबर अल्फा और y बराबर tan अल्फा। तो पहला इंटरसेक्शन तो यहां हो गया, इसका इंटरसेक्शन इस पॉइंट के ऊपर π/2 पर तो कोई इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है। अगला इंटरसेक्शन कहां हुआ है, तो अगला इंटरसेक्शन हुआ है इस पॉइंट के ऊपर, मतलब ये लाइन ऐसे निकली और इसके ऊपर ही इंटरसेक्शन आएगा। तो 3π/2 पर दूसरा इंटरसेक्शन मुझे मिला है, क्योंकि मैंने कहा ये लाइन बिल्कुल इसके ऊपर ही होती है, लेकिन समझाने के लिए इसको अलग बनाया मैंने, आपको शो करने के लिए पैरेलल हो जाएगी इसके से, लेकिन ये इंटरसेक्शन इसी पॉइंट के ऊपर आएगा। तो इस लाइन y बराबर अल्फा और y बराबर tan अल्फा के बीच पहला इंटरसेक्शन ये आ गया, दूसरा इंटरसेक्शन ये आ गया। तीसरे इंटरसेक्शन की बात करें, तीसरा इंटरसेक्शन मुझे कहाँ मिलेगा, इस पॉइंट पर मिलेगा, मतलब 5π/2 पर मिलेगा। तो तीसरा इंटरसेक्शन मुझे कहाँ मिल गया, तीसरा इंटरसेक्शन मुझे मिल गया 5π/2 के ऊपर। तो इस प्रकार से ये अल्फा बराबर 0, 3π/2, 5π/2, तो इन पर मुझे क्या मिलेगा, इन पर मुझे मिलेगा सेकेंडरी मैक्सिमा। अगर nth की बात करूंगा मैं तो क्या लिख सकता हूं इसको, 2m+1, ये तो होगा 2m+1/2 या 2m+1 इंटू π/2, ये तो कंडीशन होगी, या 2m-1 इंटू π/2, दोनों कंडीशंस के लिए अपन लिख सकते हैं इसको। तो 2m-1π/2 या 2m+1π/2, m बराबर कितना है 0, 1, 2, 3 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर यहाँ हो सकती है 0 वैल्यू, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, बट वहाँ नहीं होगी, ध्यान रखना। सेकेंडरी जो आपका मिनिमास की कंडीशन में यहाँ पर कभी वैल्यू 0 के इक्वल नहीं होगी, 0 के इक्वल होती है सेंट्रल मैक्सिमा मुझे मिल जाएगा। यहाँ पर m की वैल्यू 2, 3,
4 ऐसे थी और यहाँ की वैल्यू 0 1 2 3 m बराबर 0 रखने पर 2 ये 1 π/2 पहले इंटरसेक्शन पॉइंट। फिर इस प्रकार से आगे हम चलते जाएंगे कंटिन्यूस के लिए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से क्या बनेगा, यहाँ से जो है ये वैल्यूज़ मुझे यहाँ मिलती जाएंगी और इस कंडीशन को मैं इस प्रकार से यहाँ पर सेटिस्फाई करके यहाँ लिख सकता हूँ, है ना। m बराबर 2 रखूँगा, 1 रखूँगा तो कितना बनेगा, 2 एकम 2 एक 3 3 π/2 पहला इंटरसेक्शन, दूसरा इंटरसेक्शन, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर 0 नहीं रखना है, बस इतना ध्यान रखना है, इसको भी यहाँ पर 0 नहीं रखना। 0 रखते ही क्या होगा, 2 × 0 π/2 और π/2 पे तो कोई इंटरसेक्शन हो नहीं रहा है ना, अभी 0 पे इंटरसेक्शन हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इसको भी 0 नहीं रखना है। 1 2 3 और रखते हुए हम इंटरसेक्शन पॉइंट को यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से ग्राफ तो आपको समझ में आ गया। अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर जो है इन इंटरसेक्शन पॉइंट के लिए यहाँ पर जो है मैं वैल्यूज़ फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो इस वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पर इस वैल्यू को फाइंड आउट कर लेता हूँ मैं इस जगह पर, और थोड़ा स्पेस इधर खाली कर लेता हूँ मैं यहाँ से यहाँ पर। तो सबसे पहली चीज़ हम पहली इंटेंसिटी निकालते हैं, फर्स्ट इंटेंसिटी I1 दैट्स इज इक्वल टू इस वैल्यू में रख करके, तो I0 और पहली वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, यहाँ पर 0 वैल्यू तो हम रखेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 0 वैल्यू रखते ही I बराबर ये पूरा 0, मतलब इंटेंसिटी पूरी तरह से 0 है ना, हो सकती है, लेकिन हम इसको लेंगे नहीं। ये ज़्यादा हार्ड पॉइंट हमें यहाँ पर मिलेगा, ज़्यादा जो है ज़्यादा ब्राइटनेस पॉइंट मुझे यहाँ पर मिलेगा, तो वो हम लिख सकते, लेकिन हम लिख नहीं रहे हैं। अपन स्टार्टिंग कर रहे हैं 3 π/2 से, तो यहाँ से 3 π/2 की बात कर लूँगा मैं, 3 π/2, और क्योंकि मैं सेकेंडरी मैक्सिमा की बात कर रहा हूँ और यहाँ पर 0 रखते ही क्या हो जाएगा, I बराबर 0 इंटेंसिटी 0, तो मिनिमास की कंडीशन मिल जाएगी। मिनिमास की कंडीशन अपन निकाल चुके हैं, तो मैं यहाँ पर अल्फा बराबर 0 अनएक्सेप्टेबल है, इसको मैं यहाँ पर नहीं ले रहा हूँ। अब मैं स्टार्ट करता हूँ 3 π/2 से स्टार्ट करता हूँ, तो 3 π/2 कितना होगा, तो 3 π/2 कितना है, ये साइन 3 π/2 और अपॉन में कितना है, ये π/2 और इसका क्या है, होल स्क्वायर है। देख लो ज़रा, यहाँ रख दिया मैंने। तो I इज इक्वल टू कितना बनेगा, ये बन जाएगा I1 इज इक्वल टू I0, ये वैल्यू तो 1 हो जाएगी और डिनोमिनेटर की क्वांटिटी क्या बनेगी, 1/π² 4, ये 3 पाई ना, तो 9π² हो जाएगा, 9π² 4, मतलब पहली इंटेंसिटी मुझे मिलेगी, वो मिलेगी 4/9π² इंटू I0। ये पहली इंटेंसिटी का पॉइंट मिलेगा मुझे यहाँ पर, और ये बनेगा आपका फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा एट दैट पॉइंट, इस पॉइंट के ऊपर, ठीक है, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। इसके बाद हम बात करेंगे, तो यहां पर मैं I2 निकाल लेता हूं। I2 के लिए क्या करना पड़ेगा, ये यहां निकाल देता हूं मैं, तो I2 इज इक्वल टू कितना बनेगा, I0, ठीक है, या फिर यहां यही लिख देता हूं, I2 इज इक्वल टू I0 और कितना बनेगा, साइन कितना रखूं मैं इसके 5 π/2, तो 5 π/2 डिनोमिनेटर में 5 π/2 इस पूरे का होल स्क्वायर, तो साइन जो आपका रहेगा 5 π/2 फिर से 1 हो जाएगा और ये ऊपर जाएगा तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा आपका 2, ठीक है, और कितना हो जाएगा यहां से देखो 25 4, तो ये बनेगा 4/25, 4/25 π²। इसी प्रकार से I3 की अगर बात करें तो क्या बनेगा, वो बनेगा 4/49 π² इंटू I0 लिख दिया मैंने, देखो यहाँ पर ये है ना, इस तरह से कंडीशन मुझे मिलेगी, मतलब वो बनेगा 7 π/2 वाली कंडीशन बनेगी, और इसको स्क्वायर करूंगा तो यही तो आने वाला है। तो इस प्रकार से मैं कहता हूं कि मुझे I1 बराबर इस पॉइंट के ऊपर मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी जो सेंट्रल मैक्सिमा की इंटेंसिटी मैक्सिमम इंटेंसिटी से कम होगी। फिर मुझे इस 5 π/2 के ऊपर सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा, जिसकी इंटेंसिटी जो मैक्सिमम इंटेंसिटी से और कम बटे में 25 आ चुका है। फिर मुझे इस 7 5 π/2 के ऊपर मुझे थर्ड सेंट्रल मैक्सिमा मिलेगा, और जिसकी इंटेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम इंटेंसिटी से काफ़ी कम होगी। ये कम होते जाएगी और एक कंडीशन आएगी, इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी, और उस समय क्या हो जाएगा, हमारे पास में लगभग फुली लाइट मुझे यहाँ मिल जाएगा। लगभग मतलब हम गेस नहीं कर पाएंगे कहाँ पर आपकी लाइट फ्रिंज और कहाँ पर ब्राइट फ्रिंज है। लगभग हमें सिमिलर इंटेंसिटी या नीचे के पॉइंट पर मुझे बिल्कुल डार्कनेस मुझे मिल जाएगी। अब मैं इसके लिए कर्व खींचूं तो इसको मैं साफ कर देता हूं, अब क्लियर समझ में आ चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से इसके बीच कर्व खींचता हूं, तो यहाँ पर मैं लेता हूं इस तरह से, ये हमारे पास वही कर्व जो शुरू में बताया था मैंने, ये इंटेंसिटी को ले रहा हूं मैं यहाँ पर, और यहाँ से जो है ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट,
फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट। यहाँ पर भी ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट और फिर ये पॉइंट। ये क्या है आपका, अल्फा की वैल्यू इधर ले रहा हूँ मैं, या डेल की वैल्यू इधर ले रहा हूँ, थीटा की वैल्यू इधर ले रहा हूँ, इधर मैं इंटेंसिटी ले रहा हूँ। तो थीटा बराबर 0 के लिए मैक्सिमम इंटेंसिटी मिली थी, ठीक है। और फिर अपने पास में क्या था, यहाँ पर ये कंडीशन, किस कंडीशन में मुझे मिला था, तो यहाँ पर अपने पास में ये यहाँ पर आपका पाई था, ठीक है। ये यहाँ पर पहला पॉइंट क्या है, साइन 3π/2, तो ये 3π/2 है। ये फिर आपका 2π है, फिर कोई 2π 1 2 3 4 1 2 3 4 है ना, 1 यहाँ पर रख के सब सॉल्व करेंगे तो 1 2 3 4 के लिए क्या बन जाएगा, पहला दूसरा तीसरा ऐसे। तो ये 2π, ये कितना बन जाएगा आपका सेकेंडरी मैक्सिमा, ये बन जाएगा आपका 5π/2 पर मिला है मुझे। और इसी प्रकार से ये 3π और आगे चलता रहेगा। ये रहेगा आपका -π, माइनस का 3π/2, ये माइनस का 2π, माइनस का 5π/2, इसी प्रकार से आगे माइनस का 3π और इसी प्रकार आगे चलता रहेगा। ये मैक्सिमम इंटेंसिटी का पॉइंट होता है, इसे अपन बोलते हैं सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा, प्रिंसिपल मैक्सिमा, ठीक है। ये कम इंटेंसिटी के पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये कहलाते हैं हमारे पास में मिनिमाज। ये फर्स्ट मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा, ये थर्ड मिनिमा, ये जो कहलाते हैं ना, ये सेकेंडरी मिनिमाज कहलाते हैं, मैक्सिमाज, सॉरी, सेकेंडरी मैक्सिमाज। पहला सेकेंडरी मैक्सिमा 3π/2 पर, सेकेंडरी मैक्सिमा दूसरे पॉइंट पर। हर जगह इंटेंसिटी डाउन होती जा रही है, देखो डाउन होती जा रही है इंटेंसिटी, और यहाँ पर भी सेम पॉइंट मुझे यहाँ पर मिल रहे हैं। तो इस प्रकार से हम इंटेंसिटी और इसके, अगर मैं इसको पार्ट डिफरेंस, तो लैम्बडा बराबर 0 के लिए 0, और पार्ट डिफरेंस कितना होगा, यहाँ पर लैम्बडा होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 लैम्बडा होगा, यहाँ पर क्या होगा 3 लैम्बडा होगा। इसका मतलब कि लैम्बडा प्लस 2 लैम्बडा/2 मतलब कितना है, लैम्बडा प्लस 2, इन दोनों का मीडियन निकाल लूँ मैं, यहाँ से निकाल सकता हूँ इस कंडीशन को, तो कितना बनेगा 3 लैम्बडा/2। तो 3 लैम्बडा/2 जब होगा तो मुझे यहाँ पर ये कंडीशन होगी। जब 5 लैम्बडा/2 होगा पार्ट डिफरेंस वेव्स के बीच में, यहाँ पर पहुँचने वाली वेव्स, पॉइंट P' पे पहुँचने वाली वेव्स के बीच, तो मुझे सेकेंडरी मैक्सिमा मिलेगा। तो इन कंडीशंस को भी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ। तो इस तरह से हमने सब कंडीशंस निकाल ली, और इन कंडीशंस के बेस पर जो है हमने यहाँ पर मिनिमास और मैक्सिमास की बात की है। नेक्स्ट सेक्शन में हम इसके सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ निकाल लेंगे, और लीनियर विड्थ, एंगुलर विड्थ दोनों की बात करेंगे, और एक नए टॉपिक की बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर।